Hello friends, today I will discuss about चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में, इन्फॉर्मेटलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्कर। व्हाट इज़ वर्कर? A worker is an individual who is involved in some productive activities to earn a living. It means वर्कर कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में फॉर अर्न लिविंग, मतलब जीवन यापन करने के लिए उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में टाइप ऑफ वर्कर। तो वर्कर यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। इट मीन्स जैसा कि कोई अगर इंडिविजुअल अगर खुद की अपनी कोई शॉप खोल लेता है या फिर कोई अपना सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अपना खुद का बिजनेस खोलता है, तो बिजनेस को रन करता है इंडिविजुअल, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा वो। अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें दिया है ए फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म। अगर कोई एक वर्कर है, फार्मर है, अगर वो अपनी खेत में खुद अपने आप खेती करता है, प्लस अगर अपनी फैमिली को भी अगर इंक्लूड कर लेता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्कर्स। आगे सेकंड वन इज हायर्ड वर्कर। तो हायर्ड वर्कर दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर एंड आर पेड वेजेस एंड सैलरीज एज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विस आर कॉल्ड हायर वर्कर। These are 2 types. First of all, we will discuss about this definition. I will explain in detail. Hired worker. It means suppose a owner is hired some workers from outside and he pay regular wages और सैलरी एज अ रिवार्ड। अगर वो किसी वर्कर को हायर करता है बाहर से तो वो हायर वर्कर कहलाएगा। और हायर वर्कर 2 टाइप के होते हैं, कैजुअल वर्कर, रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर मीन्स जो कभी कभी मतलब जिनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। इसमें दिया भी है दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स on a regular permanent basis and do not get socially security benefit are said to be casual worker। इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से या फिर बिजनेस ओनर की तरफ से, ना इन्हें कोई प्रोटेक्ट मिलता है, मतलब सिक्योरिटी कोई नहीं मिलती है। इनको कभी भी निकालना भी जा सकता है। इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। एंड रेगुलर वर्कर में इनके रेगुलर मतलब लगातार इनके इनके लिए वर्क मिलता है और मंथली इनकी सैलरी भी होती है। इनके लिए जॉब सिक्योरिटी भी होती है। इसमें दिया व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज ऑन हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर नोन एज टू रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयर और रेगुलर वर्कर। सिंपल है। जैसे कोई कंपनी में अगर वर्क कर रहा है रेगुलर बेसिस पे तो वो रेगुलर वर्कर कहलाएगा। उनकी सैलरी मंथली होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ
It refers to the activity performed by people to earn the living. The main three types of economic activity are consumption, production, and distribution. You all these three topics are studying before previous chapters. Consumption, production, distribution. Now economic activity. It refers to the activity performed by people. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो पीपल के द्वारा परफॉर्म की जाती है टू अर्न लिविंग। द थ्री इसके मेन एक्टिविटीज़ हैं कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस थ्री आर नाउ स्टडी इन डिटेल। प्रोडक्शन एक्टिविटी, it refers to all those activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income. प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंडर में आती हैं। प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इसमें एंड सर्विसेज देते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, जिसके द्वारा हम इनकम जनरेट करते हैं। लेबर फोर्स, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग हैव अ जॉब एंड दोज आर नॉट वर्किंग बट एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट कंस्टिट्यूट लेबर फोर्स। मीन्स लेबर फोर्स का मतलब सिंपल ये है कि जितने भी पर्सन हैं वो वर्क करना भी चाहते हैं पर उनको वर्क मिल नहीं रहा है, और इसके साथ वो वर्क करने के लायक भी हैं, एबल भी हैं, और वो वर्क करना भी चाहते हैं, बिलिंग भी हैं। एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो रेट उनके लिए दिए जाएं कंपनी के द्वारा उन रेट पे वो बिलिंग भी हैं, लेकिन उनके लिए जॉब मतलब नहीं मिल रही है तो भी वो लेबर फोर्स के अंदर आएंगे। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग प्लस पेंशन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। मीन्स पहले बता चुके हैं, लेबर फोर्स पर्सन वर्किंग, जो पर्सन वर्क कर रहे हैं वो भी लेबर फोर्स के अंदर आएंगे, और प्लस जो वर्क ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं फॉर सर्चिंग जॉब, वो भी वर्क लेबर फोर्स के अंदर ही आएंगे। और जो लोग अवेलेबल फॉर वर्क, जो लोग उनके लिए मतलब रेडी हैं टू डूइंग वर्क, वो भी लेबर फोर्स के अंदर आएंगे। नाउ लेबर फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं। लेबर सप्लाई, इट रेफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। लेबर सप्लाई का मीन्स ये है वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर। इसमें लेबर किसी कंपनी में, जैसे मान लीजिए अगर एक विलेज से अगर कोई बहुत सारे मतलब पीपल इज ट्रांसफर टू अ कंपनी एज अ लेबर to do work, then they should get they should get a salary to particular करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मीन्स जो भी वेज रेट अगर कंपनी देगी उन वेज रेट पे लेबर तैयार हो जाएगी। तो वर्कफोर्स, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। इट इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। These include person between age group of 15 to 60 year। मतलब वर्कफोर्स द नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी पर्सन हैं और जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड
मतलब वर्किंग कंडीशन में है, पर्टिकुलर टाइम में, वो वर्कफोर्स कहलाएगा। इट इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली इंगेज, ये उसको भी इंक्लूड करता है जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, जिनका योगदान एक इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, और ये 15 से 60 साल तक के बीच में आएंगे ये सारे लोग। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, it is measured as a ratio between workforce and total population of a country। इसका फॉर्मूला है ये BPR, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया अपॉन नंबर ऑफ वर्कर पॉपुलेशन इन इंडिया इंटू 100। It helps in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country। पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन मतलब रेशियो बताती है ये BPR। जॉबलेस ग्रोथ, what is jobless growth? It is defined as a situation where GDP grow faster than the employment opportunity resulting in unemployment। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है, एक ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर GDP इंक्रीज होती है फास्टर रेट में देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ का सिंपल मतलब ये है जहाँ पर गवर्नमेंट GDP तो किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर देती है थ्रू टेक्नोलॉजी के ज़रिए, लेकिन लेबर फोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है, क्योंकि कैपिटल अगर मशीनरी प्लांट मशीनरी का यूज़ होगा तो लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यही होती है जॉबलेस ग्रोथ, वेयर GDP is greater than unemployment opportunities। Casualization of employment। Casualization refer to a situation when the percentage of casually hired worker in the total workforce tend to rise over time। It means ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर फ्रॉम इन द टोटल वर्कफोर्स बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड लेस इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीपल एम्प्लॉयमेंट को सर्च करते हैं, इन फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर इन फॉर्मल सेक्टर वेयर इज़ अ more job in comparison to the formal sector, because formal sector is comes under government and informal sector is basically comes in private sector। That's why informalization means इनफॉर्मल सेक्टर माइनस फॉर्मल सेक्टर अगर हम करेंगे तो टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल आ जाएंगे। नाउ हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज़ रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट डजंट गेट वर्क।
ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पर्सन वर्क करने के लिए रेडी भी होता है, विलिंग भी होता है, एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट, व्हाट डजंट गेट वर्क, लेकिन उनके लिए वर्क नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Now unemployment rate, it is calculated as percentage of labor force who are unemployed, not as percentage of total population. It is calculated as number of person unemployed upon size of labor into 100. Now type of unemployment, first है rural unemployment. It refers to the unemployment occurring in the rural area. These are of two types, seasonal employment and second one is disguised unemployment. रूरल एम्प्लॉयमेंट तो सिंपल है, जितने भी रूरल एरिया में वर्क करते हैं वो उनके लिए जॉब मतलब नहीं मिलता है, वो बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन में आएंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब आगे पढ़ेंगे हम। टू टाइप के होते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट वन इज इट रेफर टू सिचुएशन वेयर अ नंबर ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन। इट अकर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, आइसक्रीम फैक्ट्रीज, वूलन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये होता है जिसमें रूरल एरिया में वर्कर के लिए अकॉर्डिंग टू सीज़न वर्क तो मिलता है, लेकिन जब वो सीज़न चली जाती है तो वो जॉबलेस हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे गेहूं का सीज़न है तो गेहूं बोएंगे तब तो जॉब मिलेगी, लेकिन जब उनका उसके बाद में आफ्टर सम टाइम वो ग्रो होंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर में ही होता है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में। बाकी फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं उनके लिए तो जॉब मिल जाती है, लेकिन वो भी अनएम्प्लॉयड में ही आएगा, क्योंकि रेगुलर उनके लिए वर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए। नॉट डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट एग्जिस्ट व्हेन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो और समटाइम नेगेटिव। आई विल टेल इन डिटेल। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जहाँ पर जितने पीपल की रिक्वायरमेंट है उतने पीपल तो वर्क करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंक्लूड करके वर्क कराते हैं, तो जो ज़्यादा वर्क करते हैं वो तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दिखाते ये हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो वो हिडन एम्प्लॉयमेंट में आएगा। डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट ये हो जाएगा, इसको हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्क करते हैं वहाँ वो डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर टू द एम्प्लॉयमेंट अकरिंग इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो वर्क करते हैं वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, it include those illiterate person who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activity etc. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो पर्सन आएंगे जो वर्क करना चाहते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। माइनिंग मतलब जैसे कोल ओल फैक्ट्री में जो उनका कोल ओल का मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उसको साफ़ करा जाता है, निकाला जाता है। ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, ट्रेड होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अमोंग द एजुकेटेड पीपल अपार्ट फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मैनी आर अनएम्प्लॉयड। ये हट गया है टर्म 2 में इस साल, तो ये नहीं आएगा, ये भी हट गया है। टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट,
Causes of unemployment ये आएगा slow economic growth. In Indian economy the rate of growth is very low. This slow growth rate fails to provide enough employment opportunity to the rise population. Supply of labor is much more than the employment opportunity. इसके कौन कौन से काउज हैं? फर्स्ट तो यही है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत स्लो रही है, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम रही हैं और पॉपुलेशन है इंक्रीज़ होती चली गई है, जिस वजह से और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई है. लेबर की सप्लाई ज़्यादा हुई है अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो इसलिए फर्स्ट रीज़न ये है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पहले बता चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत फास्टर रेट पे इंक्रीज़ हुई है. Constant increase in population have been a grave problem in India. It is one of the main causes of unemployment. The number of unemployed have increased instead of decreasing during plan period. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट. Now third one is faulty unemployment planning. The 5-year plan in India have not been designed for employment generation. It was thought that economic growth will take care of unemployment problem. 5-year प्लान जो इंडिया में बनता है वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया जाता है, जिस वजह से पीपल के लिए जॉब नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम करता है और इस वजह से अनएम्प्लॉयड रहती हैं पीपल. फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग ये भी एक काउजेस है. ना फोर्थ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडिया के लिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिस वजह से लेबर है पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. जीडीपी तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वही है जॉबलेस पीपल जॉबलेस हो जाते हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है. लैक ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट हैज़ रिजल्टेड इन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी विच हैज़ लेड टू टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. नाउ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्स का हम सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं. द एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव सफर्ड because of lack financial resources. This has been accompanied by increased government control of economic activity. सीधा सा मतलब है इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो तो रहा है इन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, बट इट सफ़र्ड, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल की कमी होती है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये पीपल को हायर नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा काउज है अपने लिए अनएम्प्लॉयमेंट का. नाउ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. In 2005, the government has passed an act in the parliament known as National Rural Employment Guarantee Act 2005. 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया था. और इसमें कहा गया था कि हम 100 दिन की गारंटी देंगे, काम देंगे, 100 दिनों तक लगातार वर्क मिलेगा रूरल एरिया में.
हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए ये 100 दिन की गारंटी एक्ट काम मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू। दिस स्कीम इज़ वन ऑफ द मैनी मेजर द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर इन नीड ऑफ जॉब इन रूरल एरिया। ये स्कीम उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो रूरल एरिया में जॉबलेस हैं, उनके लिए ये जॉब प्रोवाइड कराएगी। Since independence, the union and state government have played an important role in generating employment or creating opportunity for employment generation. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें बहुत हेल्प करी है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में। और इनका एफर्ट को भी इसमें 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। In this, the government employ people in various departments for administrative purpose. It also run industries, hotel, transport company and hence provide employment directly to worker. Simple है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं जैसे कोई डिपार्टमेंट में वर्क की ज़रूरत है तो उसमें पीपल को हायर करा जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी पीपल को हायर करा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर need they provide work and get job directly. Now indirect employment, when the output of goods and services from government enterprise increase, then private enterprises which receive raw material from government enterprise will also raise their output and hence increase the number of employed opportunity in the economy. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से हम कह सकते हैं जब आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का गवर्नमेंट मतलब उसको बढ़ा देती है और प्राइवेट एंटरप्राइज हैं रिसीव करते हैं मतलब उनको गेट करते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइज। तो ये इससे जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो जाती है इकोनॉमी में। तो ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यही आज का पूरा ये चैप्टर रहा। फुल कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।